हेलो एवरीवन। कल के लेक्चर में हमने भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में देखा। हम एम लक्ष्मीकांत की सेकेंड चैप्टर को कर रहे हैं, जिसके हैंड रिटन नोट्स को मैं आपके सामने पढ़ा रही हूँ। और जो टॉपिक ऐसे हैं कि जिन्हें शॉर्ट में नहीं कर सकते, उनके मैं फ़ोटोज़ आपके सामने दे रही हूँ। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम आज की क्लास की हमारी पहली टॉपिक है संविधान का प्रभाव में आना। हम अगर आप लक्ष्मीकांत की बुक देखेंगे इंडियन पॉलिटी की, तो उसमें जो प्रमुख समितियां हैं, उसके बाद से आपका संविधान का प्रभाव में आना है। दोस्तों, मैं नोट्स में एक टॉपिक ऐड करना भूल गई हूँ, वो है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति प्रारूप समिति जो थी, ये संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे इम्पॉर्टेंट थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी ये। ठीक है, आप लोग प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा। मैं इसकी फ़ोटो PDF में ऐड कर दूँगी, लेकिन अभी जो पढ़ा रही हूँ इसको ऐड कर लीजिएगा आप। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ये जो प्रारूप समिति थी, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जो नए संविधान की जो प्रारूप थी वो कैसी होगी, इसको ये सौंपी गई थी जिम्मेदारी, नए संविधान का प्रारूप। ठीक है, इतना समझ में आया? प्लीज़ आप लोग इसको नोट करिएगा, क्योंकि मैं अपने नोट्स में इसको ऐड नहीं की हूँ, भूल गई मैं इसको ऐड करना। आगे से ये मिस्टेक मैं बिल्कुल नहीं करूँगी कि कोई टॉपिक मेरे से छूट जाए। ठीक है, देखिए इसमें कितने सदस्य थे। इस समिति में 7 मेंबर्स थे। 7 मेंबर्स थे समिति में। कौन कौन लोग थे? पहले थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये कौन थे? ये अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दूसरे थे N गोपाल स्वामी अयंगर। N गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, ये पहले की कुछ मैं डिलीट कर देती हूँ, आप नोट करते चलिएगा। अयंगर। तीसरे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे थे हमारे डॉक्टर KM मुंशी। पांचवें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, छठे थे N माधव राव। इन्होंने BL मित्र की जगह ली थी। दोस्तों, जो BL मित्र थे उनकी जगह पे ये आए थे। और BL मित्र क्या थे? स्वास्थ्य कारणों से जब वो अपना त्यागपत्र दे देते हैं, स्वास्थ्य कारणों से, तो उनकी जगह पे कौन आते हैं? N माधव राव आते हैं। ठीक है, नीचे का हटा देती हूँ, आप लोग नोट कर चुके होंगे, इसे हटा देती हूँ। सातवें हमारे जो मेंबर थे वो थे TT कृष्णमाचारी। ठीक है, DP खेतान की जब 1948 में मृत्यु हो जाती है, तो उनकी जगह पे कौन आते हैं? TT कृष्णमाचारी। ये DP खेतान है। मैं इसको क्लियर लिख देती हूँ, स्पष्ट नहीं हो रहा, ये मुझे खुद भी नहीं स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, DR नहीं है, DP खेतान। ठीक है, इनकी मृत्यु जब हो जाती है, उनके स्थान पे आते हैं TT कृष्णमाचारी। ठीक, विभिन्न समितियों के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था। भारत के संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया था? प्रारूप समिति ने। ठीक है, स्पष्ट है। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया था। कब? Feb 1948 में इसको प्रकाशित किया गया था। किसे? हमारी जो प्रारूप समिति की जो प्रारूप थी उसको। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया था। किसे? भारत के लोगों को। भारत के
लोगों को। ठीक है, स्पष्ट है। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तय किया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। ठीक है, दूसरा जो प्रारूप था, विभिन्न शिकायतों और आलोचनाओं को सुनने के बाद प्रारूप समिति ने दूसरा एक प्रारूप तय किया, जिसको अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। ठीक, प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लिया। इस दौरान उसकी कुल कितनी बैठकें हुई? 141 बैठकें हुई। ठीक है, यह थी कुछ जानकारी हमारे प्रारूप समिति के बारे में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, बार बार बोल रही हूँ। बाकी इसकी फ़ोटो मैं PDF में ऐड कर दूँगी। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान सभा का प्रारूप प्रभाव में आना। ठीक, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। ठीक है, प्रश्न अगर पूछे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का अंतिम प्रारूप कब तैयार किया, तो आपको पता होना चाहिए 4 नवंबर 1948। कलर मैं रेड चूज़ कर लेती हूँ ताकि क्लियर रहे। ठीक, थोड़ा मोटा कर लेती हूँ। हाँ, अब ठीक है। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया कब? जब इन्होंने अंतिम प्रारूप तैयार किया, तो इस बार संविधान को पहली बार पढ़ा गया। ठीक है, सभा में इस पर 5 दिन आम चर्चा हुई। कितने दिन? 5 दिन आम चर्चा हुई। और ये कब तक चली? 9 नवंबर 1948 तक ये चली। ठीक है, स्पष्ट है। संविधान पर दूसरी बार जो है विचार 15 नवंबर 1948 से होना शुरू हुआ। इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया। ठीक है, अब एक एक इसके खंड को लेकर विचार किया गया। यह कार्य 17 नवंबर 1949 तक चला। कब तक चला? 17 नवंबर 1949 तक। ठीक है, इस अवधि में कम से कम 7653 संशोधन प्रस्ताव आए। कितने संशोधन प्रस्ताव आए? 7653, जिनमें से वास्तव में 2473 पर ही सभा में चर्चा हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी बार जो संविधान पर विचार होना शुरू हुआ वो था डेट 14 नवंबर 1949 की डेट। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट प्रस्ताव पेश किया। ठीक, अब ये प्रश्न पूछ सकता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट नामक प्रस्ताव कब पेश किया। तो आपको पता होनी चाहिए, जो तीसरी बार संविधान सभा के प्रारूप पे विचार होना शुरू हुआ था, तब उन्होंने पेश किया। और डेट कौन सी थी? 14 नवंबर 1949। ठीक है, इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया। कब? 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया? पारित घोषित कर दिया गया। कौन सा प्रस्ताव? द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। ठीक, ऐसे किसने पेश किया? भीमराव अम्बेडकर ने पेश किया। ठीक है, सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य ही उपस्थित थे। 299 सभा में कुल सदस्य थे, सभा के कुल सदस्य, लेकिन इस दिन केवल 284 सदस्य ही उपस्थित थे। अतः संविधान का जो प्रारूप था उस पर केवल 284 सदस्यों के ही हस्ताक्षर हुए। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया है जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया व स्वयं को संविधान सौंपा। ठीक है, अब 26 नवंबर 1949 को जो संविधान अपनाया गया था उसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। आप लोगों को पता होना चाहिए, जो प्रस्तावना है पूरे संविधान को लागू करने के बाद सबसे लास्ट में, सबसे बाद में, यानी कि अंत में इसको लागू किया गया था। सबसे पहले पूरा संविधान लागू हुआ, बाद में प्रस्तावना लागू हुआ। ठीक है, नए विधि मंत्री BR अम्बेडकर। नए विधि मंत्री कौन थे? BR अम्बेडकर। ठीक है, अम्बेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। सभा में
यहाँ से लिख देती हूँ। सभा में संविधान के प्रारूप को कौन रखे थे? B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर। ये आप लोग एकदम स्पष्ट रहिएगा कि सभा में जो थे संविधान के प्रारूप को B.R. अम्बेडकर रखे। उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी तर्कसंगत व प्रभावशाली दलीलों के लिए उन्हें जाना जाता है। उन्हें भारत के संविधान के जनक के रूप में भी पहचाना जाता है। ठीक है, B.R. अम्बेडकर को भारत के संविधान के जनक, ठीक है, के रूप में भी पहचाना जाता है। इस महान लेखक, संवैधानिक विशेषज्ञ और अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता को भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब है, इसके पहले एक हेडिंग आपकी M. लक्ष्मीकांत में दी हुई है। चूँकि वो मुझे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं लगा कि उसको मैं नोट करूं या नोट्स में डालूं, इसलिए मैं केवल उसको बता दे रही हूं। वो हेडिंग है संविधान का प्रवर्तन। ठीक है, प्रवर्तन यानी कि संविधान कैसे और कब लागू हुआ। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 26 नवंबर 1949 को नागरिकता चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान जैसे कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 स्वतः ही लागू हो गए। कौन कौन से थे? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 ये क्या हो गए? स्वतः ही लागू हो गए। संविधान के शेष प्रावधान को 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। ठीक है, ये जो स्वतः लागू हुए थे वो कब हुए थे? 26 नवंबर 1949 को, जबकि शेष प्रावधान को 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। किस देश में? गणतंत्र दिवस। ठीक है, और इसको संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में भी देखा जाता है। तो संविधान का जो शुरुआत का दिन है वो आप 26 नवंबर ना बोल के 26 जनवरी कहेंगे, संविधान का शुरुआत दिवस। ठीक है, इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। कब? 26 जनवरी 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। ठीक है, इसीलिए इस दिन को चुना गया था। संविधान के शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत प्रशासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जैसे संविधान की शुरुआत हुई तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। हालांकि एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा। कौन सा? एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949 क्या था? लागू रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति के बारे में देखते हैं। ठीक है, जबकि संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहे थे, 8 जुलाई 1946 को संविधान जो कांग्रेस पार्टी थी 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा के मसौदे तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति को नियुक्त किया, जिसमें मूलतः 8 सदस्य थे, लेकिन बाद में इसमें एक और मेंबर को जोड़ दिया गया। ये लोग कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, M. आसफ अली, K. M. मुंशी, N. गोपाल स्वामी अयंगार, K. T. सेठ,
D.R. गाडगिल, हुमायूं कबीर, के संथानम, कृष्ण कृपलानी, जो बाद में जोड़े गए थे। ठीक है। समिति की 2 बैठकें हुई। पहली बैठक जो थी 20 से 22 जुलाई 1946 में हुई और दूसरी जो थी 15 से 17 अगस्त को हुई। ठीक है। पहली वाली कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। दूसरी वाली मुंबई में हुई थी। ठीक है। दूसरी वाली मुंबई में हुई थी। सदस्यों द्वारा अनेक टिप्पणियां तैयार करने के साथ साथ समिति ने संविधान सभा में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं, विभिन्न समितियों की संविधान सभा द्वारा नियुक्ति के प्रश्नों तथा संविधान सभा के पहले सत्र में संविधान के उद्देश्यों पर एक संकल्प पत्र के प्रारूप पर भी चर्चा की। ठीक है। संविधान निर्माण में इस समिति की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए एक अमेरिकी संविधानविद हैं, ग्रैनविल ऑस्टिन। मैं इसे इरेज कर देती हूँ, आप लोग नोट कर चुके होंगे। ठीक है। कौन थे? ग्रैनविल ऑस्टिन। ये अमेरिकी संविधानविद थे। इन्होंने क्या कहा था? बहुत ध्यान से आप इस लाइन को सुनिएगा। यह कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति थी जिसने वर्तमान संविधान की उपलब्धि तक भारत को पहुंचाया। संविधान के सदस्यों ने कैबिनेट मिशन स्कीम की तर्ज पर काम करते हुए स्वायत्त क्षेत्रों, केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों की शक्तियों आदि पर एक सामान्य सुझाव निर्मित किए। उन्होंने एक संकल्प पत्र भी प्रारूपित किया, उद्देश्य प्रस्ताव से बिल्कुल मिलता जुलता। ठीक है। ये ऐसा ग्रैनविल ऑस्टिन का मानना था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आगे क्यों नहीं हो रहा है? 1 मिनट में देखती हूँ। अब देखते हैं जो एम लक्ष्मीकांत में अगली हेडिंग है, वो है संविधान सभा की आलोचना। आलोचकों ने विभिन्न आधार पर संविधान सभा की आलोचना की है, जैसे कि कुछ लोग मानते हैं यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। क्यों? आलोचकों ने दलीलें दी हैं कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, इसलिए ये प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। कुछ लोग मानते हैं कि इसमें संप्रभुता की अभाव था क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ था, क्योंकि इसका निर्माण जो है ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ था। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा अपनी बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेती थी। तीसरा है समय की बर्बादी। कुछ लोग बोलते हैं कि इसके निर्माण में ज़रूरत से ज़्यादा समय ले लिया गया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी के मतलब जो आलोचक हैं उनका मानना है कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने मात्र 4 माह में अपना काम पूरा कर लिया था। निराजुद्दीन अहमद, संविधान सभा के सदस्य, ने इसके लिए अपनी अवमानना दर्शाने के लिए प्रारूप समिति हेतु एक नया नाम गढ़ा। उन्होंने इसे अपवहन समिति कहा। कौन? निराजुद्दीन अहमद। ठीक है। उसने क्या कहा? अपवहन समिति। ठीक है। किसको कहा? प्रारूप समिति को। प्रारूप समिति को इन्होंने क्या नाम दिया? अपवहन। ये अपवहन है। ठीक है। क्लियर है? अपवहन समिति कहा। देखिए, अब ना ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि प्रारूप समिति को अपवहन समिति किसने कहा, तो आपको पता होना चाहिए निराजुद्दीन अहमद। ठीक है। निराजुद्दीन अहमद ने क्या, और ये कौन थे? संविधान सभा के एक सदस्य थे। उस समय संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है। कुछ लोगों का मानना है कि संविधान सभा में कांग्रेस का प्रभुत्व था। ठीक है। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रैनविल ऑस्टिन ने टिप्पणी की है। कौन? ऑस्टिन। फिर से ये नाम आ रहा है। इनका स्टेटमेंट आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए और याद रखिए। संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। क्या कहा? संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। किसका कहना है? ऑस्टिन का।
सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। कांग्रेस ही भारत है। ठीक है। कुछ लोगों ने कहा है कि वकीलों और राजनीतिज्ञों का इसमें प्रभुत्व था। ठीक है। उन्होंने कहा कि जो आलोचक थे उनका मानना है कि समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उनके अनुसार संविधान के आकार और उसकी जटिल भाषा के पीछे भी यही मुख्य कारण था। हिंदुओं का प्रभुत्व जो कहते हैं जो आलोचक, उनका मानना है कि संविधान सभा ने भारत के केवल बड़े एक समुदाय का प्रतिनिधित्व कहा, और ऐसे आलोचना करने वाले मुख्य नाम है विस्काउंट और एक और है विंस्टन चर्चिल। उनका मानना है कि संविधान सभा में हिंदुओं का प्रभुत्व था। अब हमारे एम लक्ष्मीकांत का लास्ट है, सेकेंड लास्ट हेडिंग है अन्य आवश्यक जो तथ्य हैं। ठीक है। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया। ये सब केवल वन लाइनर है, जिसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। केवल वन लाइनर है, लेकिन इसको आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, बी एन राव को, ये बी एन राव है, एक है वी एन रॉय। ठीक है। जो रॉय थे, संविधान सभा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किए थे, वो रॉय थे, और ये राव हैं। ठीक है। संविधान के लिए संवैधानिक सलाहकार इनको नियुक्त किया गया। संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार, ये कानूनी सलाहकार थे। ठीक है। HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। ठीक है। और LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। मुख्य संविधान एक प्रवाहमय यानी इटैलिक शैली में इनके द्वारा हस्तलिखित किया गया है। कौन सी शैली में? इटैलिक, ये पूछ सकता है, इटैलिक शैली में। ठीक है। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया। कौन किया? शांति निकेतन के ये लोग थे, शांति निकेतन से थे। ठीक है। कलाकारों ने किया, जिनमें नंदलाल बोस और ब्यूवर राम मनोहर सिन्हा प्रमुख थे। ठीक है। मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित एवं ब्यूवर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामितीय सौंदर्यीकृत एवं अलंकृत किया गया था। ठीक है। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का जो सुलेखन था वो वसंत कृष्ण वैद्य ने किया, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत एवं ज्यामितीय किया है। ठीक है। अब देखते हैं एम लक्ष्मीकांत में सेकेंड चैप्टर जो है उसका लास्ट हेडिंग है संविधान का हिंदी पाठ। कहने का तात्पर्य यह है कि मूल संविधान में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। ठीक है। मूल संविधान में ऐसा कोई वो व्यवस्था ऐसी नहीं की गई थी, लेकिन 98 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, जो कि 1987 में आया, इसके द्वारा इसमें प्रबंध किया गया। इस संशोधन के द्वारा भाग 22 में नया अनुच्छेद 394 क जोड़ा गया। ठीक है। जिसमें प्रावधान किए गए कि इस प्राधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा करवाए गए अनुवाद का प्रकाशन इस प्रकार होगा कि संविधान का हिंदी अनुवाद, यदि इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होगी, तो केंद्रीय अधिनियम द्वारा हिंदी के लिए स्वीकार किए गए भाषाई रूप एवं शब्दावली को ही अपनाया जाएगा। संविधान के सभी संशोधन प्रकाशन से पहले सम्मिलित किए जाएंगे। ठीक है। संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में है हिंदी अनुवाद किया जाएगा। दूसरा, इस हिंदी पाठ का वही अर्थ लगाया जाएगा जो अंग्रेजी के मूल पाठ में विहित है। यदि अर्थ लगाने में कोई असुविधा उत्पन्न होगी तो राष्ट्रपति इसका उपयुक्त परीक्षण करेंगे। ठीक है। संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में है हिंदी अनुवाद किया जाएगा तथा इसे हिंदी भाषा का प्राधिकृत पाठ माना जाएगा। ठीक है। ये रहा इसका जो सेकंड चैप्टर था एम लक्ष्मीकांत का लास्ट हेडिंग। आगे की भी कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है।
आगे की इंफॉर्मेशन जैसे देखिए, ये संविधान का जो हिंदी पार्ट था इसका डिटेल है। इसका एक पॉइंट ये था, दूसरा था ये, ठीक है, पहले पॉइंट का, और ये दोनों आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब देखते हैं कि जो भारत के लिए संविधान सभा में सीटें विस्तृत बांटी गई थी वो कौन कौन सी थी। तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत जो थे 11 प्रांत, उनमें 292 सीटें इनके लिए थी। देसी रियासतों के लिए 93 सीटें, मुख्य आयुक्त प्रांतों के लिए 4 सीटें, यानी कि कुल कितनी थी, 389 सीटें। जो आम चुनाव हुए थे संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त 1946 में, तो उसमें कौन से दल को कितनी सीटें मिली उसका विवरण यहाँ दिया गया है। कांग्रेस को सबसे ज़्यादा मिली थी 208, मुस्लिम लीग को 73। एक बार यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा था कि यूनियनिस्ट पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, ठीक है, तो और कम्युनिस्ट पार्टी को मैच करवाने के लिए आया था। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। यूनियनिस्ट पार्टी को 1, और यूनियनिस्ट मुस्लिम को 1, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट को 1, कृषक प्रजा पार्टी को 1, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को 1, सिख जो नॉन कांग्रेस थे उनको 1, कम्युनिस्ट पार्टी को 1, इंडिपेंडेंट्स जो थे उनको 8, यानी कि 296 सीटें हो गई। अब संविधान सभा में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व कितना था वो देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए, अब धीरे धीरे ना ये ऐसे इन सब पे भी प्रश्न बनाएगा, और पहले बना भी चुका है, तो आप लोग इसको ऐसे मत समय हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है, इसको याद जरूर रखिएगा। हिंदू का प्रतिनिधित्व जो था वो 163 थे, मुस्लिम 80, अनुसूचित जात 31, भारतीय ईसाई 6, पिछड़ी जनजातियाँ 6, सिख 4, एंग्लो इंडियन 3, पारसी 3, और कुल कितने थे, 296 आपके हो गए, ठीक है। चलिए आगे का देखते हैं। अब दिया है भारत की संविधान सभा में 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता कितनी थी, ठीक है, कि जो संविधान सभा थी उसमें राज्यवार सदस्यता किसकी कितनी है। तो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो सदस्य हैं वो हैं संयुक्त प्रांत से, कितने, 55, ठीक है। इसके बाद हमारा देखते हैं मद्रास से 49, और ये क्या कौन से हैं, जो भारतीय प्रांत थे जो जिनमें 229 सीटें थी उनका ये विवरण दिया हुआ है। तो ऐसे बॉम्बे का, ठीक है, पश्चिम बंगाल का, पूर्वी पंजाब, बिहार, मध्य प्रांत एवं बरार, असम, उड़ीसा, दिल्ली, अजमेर और कुर्ग का दिया है। आप लोग एक बार इस ब्रीफली इसको देख लीजिएगा। भारतीय रियासत जो थी उसमें 70 थी सीटें, उनका देख लीजिए आप लोग। अलवर, बड़ौदा, भोपाल उस समय की भारतीय रियासत थे, ठीक है। ये स्पष्ट है ये इतना। तो देखते हैं अब देखिए दोस्तों, जो ये एम लक्ष्मीकांत का लास्ट पेज है, इस पे दिया है आपका संविधान सभा के कितने सत्र हुए उसको एक नज़र में दिया हुआ है। ये सभी चीज़ें जितनी दी हुई हैं आपको ब्रीफली में, उसको याद रखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड या फैक्चुअल जो पूछ रहा है इन्हीं सबसे पूछ रहा है। जो पहला सत्र हुआ 9 दिसंबर को हुआ था स्टार्ट, और 23 दिसंबर को ये समाप्त हुआ। अब तो मैच करवाने के लिए तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे पूछ ले रहा है। दूसरा सत्र कब स्टार्ट हुआ, 20 जनवरी को, तीसरा 28 अप्रैल को, कब तक चला ये भी पूछ ले रहा है अब एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर याद रखिए, अगर मान लीजिए तीसरा सत्र पूछ ले कब स्टार्ट हुआ, 28 अप्रैल, कब तक चला, 2 मई तक। चौथा 14 जुलाई को स्टार्ट हुआ, 30 जुलाई तक चला ये। पाँचवा सत्र 14 से 30 अगस्त तक। छठा 27 जनवरी स्टार्ट हुआ, ठीक है। ऐसे सातवां है, आठवां है, नौवां सत्र बहुत पूछता है 30 जुलाई से लेकर 18 सितंबर 1949 तक। 10वां जो है 6 से 17 अक्टूबर, और 11वां और अंतिम सत्र 14 से 26 नवंबर। सभा 24 जनवरी 1950 को पुनः बैठी, जबकि सदस्यों ने भारत के संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए, ठीक है। इस समय अन्य संविधान के निर्माताओं द्वारा संविधान का निर्माण में लिया गया समय, मतलब अन्य जो देश हैं वो कितना समय लिए, ये भारत से तुलना कर रहा है। भारत में कितने लिए, 2 साल 11 माह 18 दिन, ठीक है, इतना दिन लिए थे। जबकि अन्य देश के लोग कितना समय लिए थे, संयुक्त राज्य अमेरिका 4 माह से कम, कनाडा लगभग 2 वर्ष 6 माह, ऑस्ट्रेलिया लगभग 9 वर्ष, ऑस्ट्रेलिया का बहुत ज़्यादा समय है, ये देखिए 9 वर्ष तक इसने समय लिया। दक्षिण अफ्रीका 1 वर्ष, ठीक है। संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ, हिंदी पाठ तथा निरसन से संबंधित। अब अनुच्छेद कुछ हैं उसको आप देख लीजिए। संक्षिप्त जो शीर्षक हैं वो कौन से अनुच्छेद में आता है, 393 में।
इसका प्रारंभ 394, हिंदी में प्रमाणिक पाठ 394A और इसका निरसन 395 में। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा एम लक्ष्मीकांत का सेकेंड चैप्टर का संविधान का निर्माण। और ये वाली अब चैप्टर समाप्त हो गई है। इसकी पूरी PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम कोशिश करेंगे समय मिलने पे हम पॉलिटी के साथ साथ अन्य भी जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स, इनमें से किसी एक का नोट्स और प्रोवाइड करवाते रहें। और एक बात, मैं सैटरडे या संडे में 2 दिन में आप लोगों को पूरे हफ्ते का जो द हिंदू का करंट अफेयर रहेगा उसका मैं वीडियो बना के डालूँगी लॉन्ग में। बाकी मैं डेली उसका किसी एक टॉपिक का केवल मैं शॉर्ट में या जो यूट्यूब शॉर्ट्स होता है वो बना के डाल दूँगी जो इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़े रहिए हमारे वीडियो से। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।